हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल डी पे क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हिंदी की जो क्लासेस हैं वो एक सीक्वेंस में चल रही हैं और पहली क्लास मेरी जो थी वो भाषा विकास की थी। दूसरी मेरी जो क्लास अपलोड शायद हो गई है या नहीं हुई है, करा दूंगा, वर्णमाला वाली, शब्द वर्णमाला वाली। और आज की मेरी ये तीसरी क्लास है जिसका नाम है शब्दभेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। देखिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। हम किसी वृक्ष को पानी रोज लगाते हैं लेकिन फल जो है मौसम में ही आते हैं। वृक्ष को पानी हम रोज लगाते हैं, फल मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और हर काम समय पर ही होता है। देखिए आप मेहनत करते रहिए, जब उसका टाइम आएगा तो उसका रिजल्ट आपका, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लिखा है, सॉरी, शब्द भेद। देखिए शब्दों में कुछ अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ से ये हिंदी ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ पे लिखा है कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है 4 टाइप से। कितने प्रकार से? हिंदी के जो शब्द हैं उनका जो वर्गीकरण दिया है वो 4 प्रकार से। हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। ये बात आपको मेमोराइज कर लेनी है। क्वेश्चन बन जाता है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है ना। हिंदी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2। शब्द भेद, देखिए शब्द भेद पर अभी हमने बात की 2। तो एक होता है सार्थक और एक होता है आपका निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले। सार्थक जिसका कोई एक सार्थक अर्थ हो, जिन शब्दों का अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, इन दोनों का अर्थ है। और निरर्थक का मतलब है जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो। जैसे फटाफट, टन, सन, तो इनका कोई सार्थक शब्द नहीं है, मतलब अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको विभेदित कर दें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, दिया है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपकी तैयारी में एक हेल्पफुल साबित हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है उसकी व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति कहें, बनावट कहें, रचना कहें, उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण प्रयोग के आधार पर। कोई रूपांतरण है, कोई शब्द बदल रहा है तो उनके आधार पर। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया था कि हिंदी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार आपके सामने आए थे, तो वो 4 प्रकार आपके एक स्क्रीन बोर्ड पर सामने दिए हुए हैं। वर्गीकरण यानी व्युत्पत्ति, बनावट या रचना, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण प्रयोग के आधार पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1 में तत्सम, तत्वम, देशज, विदेशज या देशी या विदेशी, आगत भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब व्युत्पत्ति होती है शब्दों की तो उसको पुनः क्लासिफाई कर दिया गया है कितने में? 4 में। तत्सम, तत्भव और देशी यानी देशज और विदेशी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि तत्सम और तत्भव क्या होता है।
है ना, एक शब्द इनमें संस्कृत वाला यूज हो जाता है और एक हिंदी वाला, ठीक है। और यहाँ पर दिया है आपका जब रचना हो, रचना के आधार पर या बनावट हो, तो वहाँ ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। अभी आप यहाँ देखिए, अर्थ के आधार पर वाचक, अविधा, वाचक या अविधा, लक्षणा, व्यंजना, एकार्थी और अनेकार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी। यहां पर रूपांतरण या प्रयोग, रूपांतरण प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। ये मैंने आपको इस चैप्टर में वो जान बता दी, वो आत्मा बता दी कि अगर आप ये शब्द कर लेते हैं तो ऐसा यूपीएससी से लेकर आपके बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम सब में ये शब्द पूछे जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग, यौगिक, वाचक, लक्षणा, व्यंजना, यकार्थी, अनेकार्थी, विकारी, अविकारी शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको छोड़ना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ थोड़ा छूट रहा था, जैसे व्यंजना था, एकार्थी था, अनेकार्थी था, लेकिन पर्यायवाची और विलोम ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण छूटे जा रहे हैं। पर्यायवाची सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, है ना ये। अब इनको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। क्या देखेंगे डिटेल में? जैसे कि आपको सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर बताया था। किसके आधार पर बताया था? उत्पत्ति के आधार पर, कि उनका उत्पन्न कैसे हुए, उत्पादन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, जनरेशन कैसे बढ़ी आगे। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि तत्सम, बेटा माय डियर स्टूडेंट, तत्सम के लिए हम कह सकते हैं संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों अगर हम यूज कर लें, संस्कृत के वर्डों का जैसे का तैसा रख दें, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, संस्कृत के शब्द ही क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, है ना। जितने तत्सम के शब्दों संस्कृत के शब्द यूज करे जाएंगे वो तत्सम में हो जाएंगे। अच्छा, तत्वव संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर बदल कर दें। क्या कर दें? कुछ बदलाव कर दें, हेर फेर कर दें संस्कृत के शब्दों में, तो वो क्या हो जाते हैं? तत्भव हो जाते हैं। देशज क्या होता है? देश में जन्मा हुआ शब्द देशी या देशज कहलाता है। हमारे देश में जन्मा हुआ, जैसे दूसरे देश में चले जाएं, अगर मैं सपोज करूं इंडिया में मैं किसी पेट्रोल पंप पे गया, मैंने बाइक रोकी, मैंने भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल दे, उसको समझ में आ गया तुरंत 1 लीटर पेट्रोल उसने मेरी गाड़ी के फ्यूल टैंक में डाल दिया। लेकिन अगर मैं अमेरिका में हूं तो मैं वहां पेट्रोल पंप पे जाके ये नहीं कहूँगा कि मैं 1 लीटर पेट्रोल डाल दें। वहां मुझे उसका लीटर की जगह वहां एक मात्रक चलता है गैलन, गैलन का यूज करना पड़ेगा प्लीज। वहां पे क्या गैलन का यूज, लीटर की जगह क्या चेंज कर देंगे हम? गैलन, गैलन। तो शब्दों का अपने अपने देशों में यूज होता है। अब यहाँ पर विदेशी क्या होंगे? विदेश के शब्द, यानी विदेश में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम विदेश शब्द कहते हैं, ठीक है। अब लोटा है ना, चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम अभी। उसके बाद देखिए आ जाता है आपका व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। जैसे रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो। देखिए एक ही पॉइंट है, जिनका सार्थक खंड ना हो, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से ना बने। ना शब्द है नकारात्मक, जैसे घारा, घर। अगर घा और रा को मैं अलग कर दूं तो क्या दोनों का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। घर, रा और माँ को अलग कर दूं नहीं होगा, है ना। तो ये राम है, ये घर है, चावल है ना, और दाल है। ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब होता है कि अगर इनको मैं टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, खंड कर दूं, तो इनका कोई अर्थात इसमें लिखा है कि जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। आगे ये यौगिक शब्द, जो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, मेल से बनते हैं। यहां पर देखिए की पॉइंट ये है, 2 या 2 से अधिक शब्द, कम से कम 2 शब्द हों, लेकिन अधिक भी हो सकते हैं, उनका अगर योग कर दिया जाए तो उनसे जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक।
आप केमिस्ट्री में यौगिक पढ़ा होगा, कंपाउंड, तो वहाँ पर जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। यहाँ हिंदी में कंपाउंड यौगिक की बात हो रही है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है हाँ यौगिक हो गया था, इसकी बात है विज्ञान, विधन ज्ञान, विधन ज्ञान यानी कि किसी विषय का विशेष ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है? विशेष, विशेष माने स्पेशल, किसी चीज किसी सब्जेक्ट की स्पेशल नॉलेज क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। और एक क्रमबद्ध नॉलेज होती है, सुव्यवस्थित होती है, सुगठित होती है, उसकी कोई भी रूपरेखा बदलती नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान। अब यहाँ पर देखिए विज्ञान में विद्यालय, विद्या धन आलय, जहाँ विद्या का घर हो, आलय हो, जहाँ विद्या आदान प्रदान होता हो, विद्यालय। विद्यार्थी है ना, विद्या धन आर्थी, विद्या का यहाँ पर अर्जन हो, विद्या सीखे जाए, है ना। तो ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द हैं। योग मतलब योग हो रहा है, वी धन ज्ञान, तो वी का भी अर्थ निकल रहा है और ज्ञान का भी अर्थ निकल रहा है, विद्यालय का भी अर्थ है और विद्यार्थी का, इन दोनों के सार्थक अर्थ हैं। इसका भी सार्थक अर्थ है, इसका भी सार्थक अर्थ है। योग रूढ़ पे आ जाते हैं अब की हम। पहले हमने रूढ़ पे बात करी थी, यौगिक पे बात करी थी, अब हम योग रूढ़ पे बात करते हैं। जब कोई शब्द जो यौगिक तो हो, क्या हो? यौगिक हो। यौगिक क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनना, लेकिन वह सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ दे दे, विशेष अर्थ दे दे, कोई स्पेशल उसका मतलब निकले, स्पेशल मीनिंग निकले। जैसे पीतांबर, पीतांबर क्या है? पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले वस्त्र जिसने धारण किए हैं, वो क्या कहलाता है? श्री कृष्ण, या किसी भगवान का नाम ले लो जो इसने पीले वस्त्र धारण किए हो। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर, है ना। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, ठीक। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का पेट बड़ा हो गया, है ना। तो या सूंड बड़ी हो गई तो उसमें लंबोदर गणेश भगवान के लिए बोल दिया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव का नाम आ गया। तो यहाँ अर्थ जो होगा क्या हो जाएगा? भगवान शिव का नाम आएगा। किसका आएगा? शिव का। या गणेश का आएगा। किसका आएगा? गणेश जी का आएगा, गणेश जी का आएगा, है ना। या श्री कृष्ण का आ जाएगा। दशरथ, दस हो रथ जिसके पास, अर्थात दशरथ, है ना। इसी तरीके से जो शब्दों का यूज होगा वो योग रूढ़ शब्द होंगे, यानी कि शब्द दो मिलेंगे लेकिन उन दोनों को जोड़कर कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, आप देख पा रहे हैं, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? योग रूढ़ कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी नहीं हटनी चाहिए, अपना कंसंट्रेशन बनाए रहें। वीडियो को अंत तक वॉच करें तभी समझ में आएगा, और जो मेरी पिछली वीडियो है उनको सीक्वेंस में देख लें ताकि आपका हिंदी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए तीसरा हमारा जो विभाजन चल रहा था अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का खेल, यानी कौन कौन से अलग होते हैं। तो देखो अर्थ के आधार पर यहां पे आ जाता है ए नंबर पे वाचक, यानी कि अविधा। जिस शब्द कह रहा है, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द या वे शब्द जिसका अर्थ वही समझा जाए, वही समझा जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके वाचक शब्द। जैसे घर, अब घर का तो वही सीधे समझ में आता है, जब हम किसी को घर बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई घर माने मकान, घर जहाँ रहने का आवास स्थान, वो समझ जाता है, उसका अर्थ तुरंत समझ जाता है। नगर, या किसी की हम बात करें कि नगर, तो वो समझ जाता है भाई ये नगर यानी कि किसी टाउन एरिया की बात कर रहा है, नगर की बात कर रहा है, शहर की बात कर रहा है, उसका अर्थ तुरंत समझ में आता है। सड़क, भाई जिस पे हम पथ पर चलते हैं वो सड़क समझ में आ जाती है। राम, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, नहीं राम भगवान की बात हो रही है। मोहन, कोई संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द का यूज किया गया है। तो ये वाचक हैं। वाचक मतलब है जिसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है।
लेकिन योग रूढ़ शब्दों का तुरंत समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। आगे देखते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है लाक्षणिक या लक्षणा, लक्षणा समझ में आ रहा हो, जिसके लक्षणों पर आधारित हो। देखिए दोस्तों, यहां दिया है वे शब्द जिनका सीधा अर्थ ना लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाए। देखिए वहां पे डायरेक्ट अर्थ की बात हो रही थी, यहाँ पे कह रहा है सीधा अर्थ ना लेकर उसका क्या हो, किसी कारणवश, किसी कोई रीजन के वश दूसरा अर्थ लिया जाए। जैसे कह रहा है कोई मूर्ख को हम कहें कि तुम निरे गधे हो, क्या मजे की बात है। किसी मूर्ख को हम कह दें, क्या कहें, उसे मूर्ख ना कहें, मूर्ख कहेंगे तो बुरा मान जाएगा। तो दोस्तों से हम क्या कहें, तुम निरे गधे हो, लक्षण बता दिया, तुम गधे हो अर्थात मूर्ख हो। या बड़े प्यार की एक भाषा कह सकते हैं, इस गधे की जगह क्या लिखते हैं, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, नंदन। ये वैशाख नंदन भी क्या होता है, एक शब्द है, गधे को ही बोलते हैं वैशाख नंदन। तो कहा यार तुम बड़े यार वैशाख नंदन हो यार, तो बुरा भी नहीं मानेगा, चला जाएगा। और तुमने ये चीज गधे हो, तुम मूर्ख हो, तो डट जाएगा मारने के लिए। ठीक है, तो कम से कम इसका क्या है कि डायरेक्ट उसका अर्थ समझ में ना आए, इनडायरेक्ट उसका अर्थ हो, तो वो क्या कहलाते हैं, लाक्षणिक या लक्षणा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ गधे शब्द का अर्थ क्या है, जानवर ना लेकर। भाई गधे को तुम जानवर बोलोगे, यार तुम बड़े जानवर हो, तो तुरंत चप्पल निकाल के मारने लगेगा, समझ रहे हो। जानवर नहीं कहना है, वैशाख नंदन बोल दो। ठीक है, गधे के समान मूर्ख समझा जाता है, यानी कि गधा, भाई यार ये मूर्ख है, गधा पे क्या कितना ही वजन लाद दो, यार वो हुई राइड होने के लिए बना है गधा, है ना, इसका जीवन बेचारे का ओवरलोडिंग झेलने के लिए। अर्थात गधा शब्द यहाँ पर क्या एक लक्षणा है, उसका लक्षण है, लेकिन इनडायरेक्ट अर्थ के बारे में बात की गई है। दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए ये वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अपने दोस्तों तक जरूर ये पुण्य कर्म कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। जो दूसरों की हेल्प करता है भगवान उसकी हेल्प करता है, ये विशेष बात है। ठीक है, और चलिए बातें बाद में होती रहेंगी। यहाँ पे हम तीसरा जो वर्गीकरण देख रहे हैं वो व्यंजना। अभी लक्षणा पे बात हुई थी, लाक्षणिक पे बात हुई थी, अब व्यंजना पे बात हो रही। ये वो शब्द हैं जो शब्द कभी कभी हमारे एग्जाम में हमको हिला जाते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आपको मिल रही है विद एग्जाम्पल। ये आपका दोस्त, आपका भाई आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है, कमेंट करके जरूर बताते रहे मुझे। ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना ही लक्षण, लक्षणा, क्योंकि पहले हम वाचक पे बात की थी, फिर लक्षणा पे बात की थी, अब हम व्यंजना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये शब्दों की कैटेगरी है। ऐसे शब्द जिनका ना तो वाचक और ना तो लक्षणा लिया जाए, है ना, जिसका ना तो अर्थ पे बात हो, ना उसका इनडायरेक्ट अर्थ पे बात हो, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है। यानी कि जो व्यंजना जो कैटेगरी है शब्द की, ये ना तो लक्षणा के समान होती है और ना ही वाचक के समान होती है। अर्थात कह रहा है कोई चोर अपने साथी से कहे कि, क्या कहे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख दिया है, क्या कहे, रात कितनी अंधेरी है। कितनी मजे की बात है भाई, रात तो अंधेरी होती है। वो क्या है कि अपने एक कोई चोर है अपने साथी से कह रहा है यार रात कितनी अंधेरी है। तो यहाँ पर क्या चीज हुई है, यहाँ पर उसका कहने का जो तात्पर्य है वो है, यहाँ रात जो है वो विशेषता बताई जा रही है रात की, यानी कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक, अंधेरी में भी चोरी होती है, दिन में तो होती नहीं, हो जाती है कभी भी दिन में भी, लेकिन रात चोरी के लिए बनाई गई है, सोने के लिए, सोते रहते हैं तो चोरी हो जाती है। चोरी के लायक, शानदार है। उसने उस चीज को व्यंजना शब्द का यूज किया गया। क्या कहा, रात कितनी अंधेरी है, काम बन गया भाई, अंधेरी है, चोरी, हाथ साफ कर लो काम बन जाएगा। तो चोरी के लायक है। यहाँ पे देखिए कि नोट है, नोट को जरूर विशेष ध्यान रखें, नोट से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या रहा है, इन तीनों व्यंजना, चलिए अभी ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या रहा है, इन तीनों कौन कौन से, व्यंजना, लक्षणा, वाचक, इन तीनों शब्दों की जो शक्ति है,
क्या कह सकते हैं? यानी आप अगर कहें कि जो व्यंजना है वो इन तीनों शब्दों की शक्ति भी हम कह सकते हैं, अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्दों की शक्ति कहा जाता है। कुछ अन्य भी हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर बंटवारा है, ये अलग से कुछ अदर क्लासिफिकेशन दिया है शब्दों का। क्या दिया है? अलग से। तो ये शब्द भी अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, या कोई फिर वैसी सिंपल एग्जाम हो, यहाँ पर ये बन जाते हैं। इसमें देखिए आप, एकार्थी, जिसका एक अर्थ हो, केवल एक अर्थ हो, दूसरा अर्थ ना हो, अरे एकार्थी। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। पर्यायवाची, जो समान अर्थ दे, यानी कोई दूसरा शब्द लाइए उसके समान अर्थ दे। विपरीतार्थी, जो उल्टा या विपरीत अर्थ दे, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये अपोजिट वर्ड, इसका अपोजिट वर्ड वाले की बात हो रही है, और ये सिनोनिम्स की बात हो रही है। इसकी सिनोनिम्स की बात हो रही है। तो ये आप लोग जानते हैं, लेकिन वर्णों का खेल होता है परीक्षा में। टाइम पंक्चुअलिटी होती है, समय का पाबंद, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर देना, है ना, आपके लिए सिक्योर कर देता है, आपको बचा देता है, आपके सिलेक्शन के उतने नज़दीक ले आता है, क्योंकि टाइम मैनेज करना ही होता है एग्जाम का मतलब। रूपांतरण का आधार, देखिए चौथा क्लासिफिकेशन है रूपांतरण का आधार। तो रूपांतरण का आधार दो तरीके से हुआ है, आपको बार ग्राफ में दिख रहा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप इसलिए बना दिया हूँ ये हैंड रिटन नोट्स है, ताकि आप अपना एक हैंड रिटन नोट्स बना लें और आने वाली एग्जाम को, एग्जाम से आपका अंदर का डर निकल जाए, आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है विकारी शब्द, ये रूपांतरण के आधार पर है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार माने क्या होता है, अविकारी माने क्या होता है? देखिए विकार का मतलब हो जाता है कि कोई मूल शब्द में रूपांतरण हो, और जैसे संज्ञा है, विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर जो मूल शब्द है उसमें कोई बदलाव कर दिया जाए, है ना। संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर कोई जो मूल शब्द है, रूट वर्ड है, उसमें कोई क्या कर दिया जाए? बदलाव कर दिया जाए। विकारी में क्या होता है? संज्ञा हो, लिंग हो, कारक हो, वचन हो, उसके आधार पर परिवर्तन ना हो। अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि विकारी में परिवर्तन हो सकता है, उसका जो मूल शब्द है वो बदला जा सकता है। तो देखते हैं, कह रहा है कि विकारी शब्द के भेद। अब विकारी शब्द भी बट गए हैं। देखिए नंबर 1 पे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। संज्ञा आप जानते ही हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। राम, रामपुर, पुस्तक, है ना, आदि आपने पढ़ी होगी बहुत सारे। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और क्रिया क्या होता है? जिसमें कोई कार्य का होना पाया जाए, कार्य हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एक्शन हो रहा हो, क्या हो? एक्शन हो, उसमें क्या हो? क्रिया, है ना। इसमें क्या होता है? नाउन, ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन आपने पढ़े ही होंगे। विशेषण, किसी भी वस्तु की विशेषता बताई जाए, किसकी कहाँ बताई जाए? विशेषता। जैसे आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। अब आम की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत मीठा है। क्या है? आम बहुत मीठा है, तो विशेषण हो जाएगा वहां पे। यहां पे देखिए अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, कोई कार्य हो रहा है। मैंने कहा राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहां पर देखिए राम क्या है? संज्ञा है। जो बहुत है वो एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी तेज, फास्ट रनिंग, यानी कि बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और जो दौड़ रहा है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वो उसकी विशेषता हो गई। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वहां क्या होता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। संबंध बोधक, किसी के बारे में, किसी का संबंध का हमें क्या हो? आभास हो, बोध हो,
तो वहाँ संबंध बोधक हो जाता है। समुच्चय बोधक जहाँ पर जुड़ रहे हो शब्द। विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक यानी कि जहाँ संशय हो यार ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहाँ विस्मय आदि बोधक हो सकता है। क्या होता है? विस्मय आदि बोधक हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे क्या रहा है विस्मय आदि बोधक में। ये चारों अव्यय अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं। कौन से चारों? कौन से चारों कहलाते हैं? देखो ये आप ये दिख रहे हैं, एक 2 3 4, ये चारों क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय 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 के बारे में आप देखेंगे कि अव्यय क्या होता है ना, विकारी शब्द है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाता है तो आप लोग भी वॉच करते हुए थोड़ा सा दिल नहीं करता है कि वॉच की जाए। लेकिन मैंने आज आपको जितना कॉन्सेप्ट दिया इसको आप एक अच्छे से रिवीजन नोट बना लें, हैंड रिटन नोट बना लें, ताकि आपकी परीक्षा में वो आपको सहायक हो। तो एक बार वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों तक भेज देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।